जिस समय सारा देश गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा था, इंजीनियर बनने के पीछे भाग रहा था, उस समय जयपुर के किसी कोने के गांव से एक लड़का उठ के आता है और बोलता है कि मैं अपना डांस आश्रम बनाऊंगा। कैसे ये ख्याल कैसे आया अगेंस्ट द फ्लो का? एकदम आप रिवर के अगेंस्ट गए हैं। आई थिंक मेरा डांस और डांसर्स के साथ जो लगाव था वो बहुत ज़्यादा गहरा रहा है हमेशा से। और 2013 जब मैं मुंबई में रहता था तो वहाँ का कम्यूटिंग, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खाना, रोज़ रेस्टोरेंट में जाके खाना पड़ता था और एक पीजी में मैं रहता था 8 लोगों के साथ। तो मुझे वो कभी भी इंस्पायरिंग नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा एज एन आर्टिस्ट, एज अ डांसर मेरी जर्नी इंस्पायरिंग होनी चाहिए। मुझे अपने ही जैसे डांसर्स या आर्टिस्ट के साथ रहना चाहिए, उससे मेरी आर्टिस्टिक ग्रोथ और बढ़ेगी। तो बस वहीं से मेरा ख्याल आया कि मेरे को एक दिन एक गांव बनाना है डांसर्स का। और बस 2021 जब मैं न्यूयॉर्क से वापस आया कोविड की वजह से, तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को विन्यासा डांस आश्रम पे अपना काम चालू करना है, और जो कि हमने जनवरी 2021 में कर दिया। स्टार्ट कर जी। दिया। वाओ। वॉक अस थ्रू द फर्स्ट डे ऑफ बिल्डिंग दिस आश्रम। पहला दिन कैसा था आपका? हाँ, बहुत ही एक्साइटमेंट और बहुत ही नर्वसनेस से भरा। जनवरी 15th 2021, मेरे को एग्जैक्ट डेट्स भी याद है क्योंकि बहुत सारे किस्से उससे भी जुड़े हुए। तो उस दिन हम लोगों ने यहाँ का भूमि पूजन किया था। ओके। और उस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनाने वाले हैं और पूरे फ्लो में बनाने वाले हैं, बड़ा मज़ा आएगा। तो हाँ, बहुत बहुत एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के साथ शुरू किया था। क्या आपको डर था कि क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं? हाँ, देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि डर बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए, और मेरे में भी था और आज भी है। ऐसा नहीं है कि आज 4 साल हो गए तो वो डर चला गया, लेकिन मैंने मेरी लाइफ में कभी भी ऑप्शन बी नहीं रखा। ओके। तो उस डर के साथ भी मेरे को ये पता है कि मैंने अगर ये नहीं किया तो मैं कुछ नहीं और कर पाऊँगा या और कुछ नहीं करूँगा। तो मेरे पास जितनी भी एनर्जी है, जितना भी दिमाग है, जितना भी टाइम है, वो सब मैंने विन्यासा को दिया पिछले 4 सालों में और आगे भी देता रहूँगा। वही इकलौती एक चीज़ है, एक मेरा पैशन, मेरा एक ड्राइव टुवर्ड्स क्रिएटिंग स्पेस फॉर आर्टिस्ट्स। वही मुझे रोज़ सुबह जगाता है और मुझे मोटिवेट करता है कि मेरे को आगे ये करते रहना है। ये चीज़ कहाँ से आई कि अगर ये नहीं तो फिर मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा? जैसे जॉब नहीं कर पाएंगे आप? नहीं, नहीं कर पाऊंगा, नहीं, सॉरी, आई चेंज माय वर्ड। पर मैं और कुछ करना नहीं चाहता। तो मैंने मेरी लाइफ का हमेशा से एक मोटिव बनाया कि नो ऑप्शन बी इन लाइफ। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी आपके पास लाइफ में ऑप्शन बी होता है तो आप ऑप्शन ए को 100% नहीं देते हो अपना। ओके। आपके पास एट द एंड ऑफ द डे आपके दिमाग में ये रहता है, कोई बात नहीं यार, आई ट्राइड, बट ये नहीं हो पाया तो मैं कुछ और कर लूँगा। तो बस उस चीज़ को अपने लाइफ में कभी लेके आना नहीं था मुझे। तो हमेशा एक ही ऑप्शन रखा, जो है ये है, और इसी में आगे बढ़ते जाना है। बीइंग अ मैन 3M थॉट्स आते हैं कि डाउट आते हैं ना 3M को कि मैं भाई कर पाऊंगा या नहीं, होता है? बहुत ज़्यादा होता है। मेरे को याद है 6 ही महीने हुए थे विन्यासा बिल्ड करते हुए, और मैं यहीं हमारे घर, एक घर था उस टाइम पे जब और कुछ नहीं था, बस उसकी सीढ़ियों पे बैठ के रो रहा था और ये सोच रहा था कि मैंने मेरी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन लिया है। तो डेफिनेटली तब भी हुआ था, और आज भी 3 AM थॉट्स, जैसा कि आपने बोला, वो आते हैं जो रातों की नींद उड़ा देते हैं, ये सोचने में मजबूर कर देते हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। फिर कहीं ना कहीं से एक आवाज़ आती है, चुपचाप सो जा। ज्यादा मत सोच। ज़्यादा मत सोच, चुपचाप सो जा। एक एज अ पर्सनली मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर इंसान ज़्यादा वाइस होता है, ज़्यादा सोचता है, जैसे आपने बोला ज़्यादा मत सोच, ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा वाइस होता है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाता कई बार ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स भी बने हैं, जैसे फाउंडर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर हम इम्प्रॉम्प्टू या फिर इरेशनल कभी कभार डिसीजन ले लेते हैं ना, ज़्यादा नहीं सोचते, इरेशनली अगर ले लेते हैं तो कई बार वो डिसीजन हमारे सही रहते हैं।
आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या आपका ये रैशनल मतलब डिसीजन पे आप ज़्यादा निर्भर रहते हैं या फिर पूरा सोच समझ के? आई थिंक मेरी लाइफ में दोनों चीज़ों का काफ़ी अच्छा सा एक बैलेंस रहा है. कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पहले प्री प्लान कर ली थी. जैसे कि मैंने बताया कि 2013 में मैंने सोच लिया था कि मेरे को एक डांस आश्रम बनाना है. लेकिन 2013 से 2021 तक मेरे पास करीबन 8 साल थे उस, या 7 साल थे उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए, उसके ऊपर और काम करने के लिए. पर दिमाग में सिर्फ ये था कि मेरे को ये बनाना है. कैसे बनाना है, कौन से चैलेंजेस होंगे, डे टू डे लाइफ के कुछ डिसीजंस थे जो मेरे को इम्प्रॉम्प्टू लेने पड़ते थे. और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं वो डिसीजंस इम्प्रॉम्प्टू नहीं लेता और उस पर और ज़्यादा टाइम लगाता तो उनमें दो ही चीज़ें होती, या तो वो काम होता ही नहीं, और हो सकता है हो भी जाता, जो कि हुआ, तो शायद कुछ अलग होता, कुछ ज़्यादा कैलकुलेटेड होता. कुछ चीज़ें लाइफ में फ्लो में होती है तो अच्छी रहती है, कुछ चीज़ें लाइफ में कैलकुलेटेड होती है तो अच्छी रहती है. आई थिंक दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ रिस्क लेना और कैलकुलेटेड रिस्क लेना, दोनों में बहुत अंतर है. एग्जैक्टली. क्या चैलेंजेस आए वेनेसा को बनाने में? आई थिंक बहुत सारे यार. नेचुरल मटेरियल से काम कर रहा था तो नेचर ही चैलेंजेस दे रहा था. तो कंस्ट्रक्शन चालू हुआ ही था, और फर्स्ट रेन, फर्स्ट मानसून जिसको हम बोलते हैं, इस जगह ने जो देखी थी वो बहुत ही डरावनी थी. मेरे को आज भी ध्यान है, हम लोगों ने मड वॉल्स बनाई थी, और तौत के, जिसके बारे में मैं आज दोपहर में भी बात कर रहा था, और उसने हमें हिट किया. और हमारी एक वो साइक्लोन आया था 2021 में, तो उसने हिट किया और हमारी कुछ वॉल्स गिर गई, कुछ प्लास्टर्स जो हम लोगों ने फ्रेशली किए थे वो गिर गए. काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ. तो आई थिंक बिल्डिंग रीबिल्डिंग जो मेरी लाइफ में आज भी चल रहा है, वही अपने आप में काफ़ी सारे चैलेंजेस लेकर के आया. उसके बाद भी फैमिली, आई थिंक फैमिली वॉज नॉट अ चैलेंज. आई मीन इनिशियली जब मैंने ये प्लान उनको बताया था कि मेरे को एक डांस आश्रम बनाना है और वो पूरा मिट्टी का बनाना है, नेचुरल मटेरियल से बनाना है, तो वो कन्वेंस करना थोड़ा सा मुश्किल था. क्योंकि इतने साल अपने डांस को दिए, फिर उसके बाद मैं एकदम से आके बोलता हूँ कि अब मेरे को मिट्टी के घर बनाने हैं, तो वो अपने आप में एक शॉकिंग सिचुएशन है. पर आई थिंक जब मेरे फादर ने और मेरी मदर ने, दोनों ने बोला कि ठीक है, उसके बाद से दे वर ऑल इन. मतलब टिल टुडे ऐसा कुछ टाइम नहीं आया जब उन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं किया. डेफिनेटली बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट की नहीं, आपको इमोशनल सपोर्ट की और फिज़िकल सपोर्ट की भी नीड होती है. पर हो सकता है कि वो नहीं मिला मुझे उतना जब मेरे को चाहिए था. पर उसने भी मेरे को एक अलग तरीके से कंडीशन किया. वो जो चैलेंजेस मैं फेस कर रहा था, जहाँ पे मेरे को लग रहा था कि मेरे फादर मेरे साथ होने चाहिए, अभी मेरे को समझाने चाहिए कैसे डील करूँ इन सिचुएशन से, जब वो नहीं थे और मैंने खुद से डील किया उन सिचुएशंस के साथ, तो उस सिचुएशन ने मुझे इतना टीच किया, मुझे इतना स्ट्रांग बनाया कि मैं आज भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हंसते हंसते देख लेता हूँ. और मेरे को लगता है आगे आने वाले और कुछ साल निकल जाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन 2-3 सालों में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला. वाह. पर वही होता है, पहला इंसान तो पहला कोई और नहीं होता हम पे बिलीव करने वाला. पहले हम खुद ही होते हैं. एग्जैक्टली. पर हम जब खुद पर एकदम ब्लाइंड बिलीव कर लेते हैं ना, तो ऑल ऑफ सडन ना थोड़ा मैजिक होने लगता है. अगर हम कुछ सोच रहे हैं ना, लोग भी उस चीज में बिलीव करने लग जाते हैं. एग्जैक्टली. बिलीफ इज लाइक अ लाइट. जब आप खुद से बिलीव करते हो तो आपके अंदर से एक अलग सी रोशनी निकलती है, जो रोशनी दूसरों को भी नज़र आती है. मेरे को ऐसा लगता है. तो आई थिंक जब, जैसा कि आपने बोला, जब आप खुद पे भरोसा करते हो, खुद पे बिलीव करते हो, तो लोग भी आप पे बिलीव करते हैं. तो शायद वैसा ही कुछ मैजिक मैंने भी देखा. यहाँ विनायसा में कोई अगर आर्टिस्ट आता है तो उसका नॉर्मल डे रूटीन कैसा रहता है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि और कैसा रहता है कि जब बहुत सारे आर्टिस्ट एक ही छत के नीचे आ जाते हैं तो
ओह मज़ेदार. Feels like a dream always when that happens. तो आई थिंक क्योंकि रूटीन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये इस पे ना बहुत 2 साल से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं हम लोग कि हम लोगों ने शुरुआत में रखा कि हम लोग एकदम फ्री फ्लोइंग रखेंगे कि आर्टिस्ट शुड हैव राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन कि उनको कितने बजे उठना है से कितने बजे सोना है. हाँ, खाना कितने बजे होगा वो सब एक स्केड्यूल के हिसाब से होता है क्योंकि उसमें और लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट आर्टिस्ट अपना स्केड्यूल किस तरीके से डिज़ाइन करता है वो उसके हाथ में है. फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, एक काम करते हैं कि एक मॉर्निंग सर्कल हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें एक बार के लिए जितने भी रेसिडेंट्स हैं विन्यासा के अंदर वो सारे एक जगह आ जाएंगे और वो एक जगह आकर के थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर अपना दिन प्लान करेंगे, अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स ढूंढेंगे. मतलब उस तरीके से हम लोगों ने सोचा कि इसको इस तरीके से करके देखते हैं. बट समहाउ वो ऐसा लगने लगा कि थोड़ा रेस्ट्रिक्टिंग हो रहा है. मतलब मेरे को भी पर्सनली ऐसा लगा कि यार नहीं उठना मेरे को सुबह 7 बजे, आज मेरे को 8 बजे उठना है, मेरी चॉइस होनी चाहिए ना. तो नॉर्मल डे आर्टिस्ट का कैसे होता है वैसा ही होता है जैसा आर्टिस्ट चाहता है. तो हम लोग लास्ट में वही कंक्लूड करें. बहुत बढ़िया. और कैसा लगता है जब बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं एक छत के नीचे? बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल हो जाता है. मतलब आर्टिस्ट अपने आप में ना उसको जितना अकेला रहना पसंद है ना उतना ही पसंद है कि वो और आर्टिस्ट के साथ मिलके रहे, जिससे वो कुछ किसी और से कुछ सीख सके, किसी और को कुछ सिखा सके. तो हम लोग लास्ट ईयर जब सीज़न का टाइम था, दिसंबर का टाइम, और बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे आके रहते थे. कोई आर्टिस्ट बोलता था कि आज वर्कशॉप मैं टीच कर रहा हूँ, तो हम लोगों ने शाम को एक 5 से 7 बजे का स्लॉट छोड़ दिया था. जो भी कुछ टीच करना चाहता है वो एक दिन पहले अनाउंस कर दो, बाकी सारे आर्टिस्ट पहुँच जाएंगे. तो रोज़ 5 से 7 के बीच में कोई वर्कशॉप हो रही है. फिर उसके सिवाय दोपहर में किसी आर्टिस्ट ने वॉल पे पेंट करना चालू करा, बाकी सारे चले गए, बोले चलो हम भी साथ मिलके करते हैं. कोई कुछ और बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, और उसके साथ बस जिसका जो इंटरेस्ट है लगे हुए हैं. तो 2 बीघा का विन्यासा है, गेट से चालू होकर के यहाँ तक. इधर देखो इधर आर्ट हो रहा है, उधर देखो उधर आर्ट हो रहा है, उधर आर्ट हो रहा है, उधर आर्ट हो रहा है. सब जगह करते हैं ना, एंटर करते हैं, हर एक कोना अपने आप में एक आर्ट पीस है. हर कोने में कुछ ना कुछ यूनिक कुछ बना हुआ है, कुछ यूनिक दिख रहा है. राइट. तो बस वही मैंने बताया ना कि आर्टिस्ट मिलके बनाते रहते हैं, उनको जो मन करता है वो कोई यहाँ बना रहा है, कोई वहाँ बना है, कोई कौन सी दीवार पे बना रहा है. तो वैसे ही विन्यासा भी डेवलप हुआ है. आप जो वॉल्स पे देखते हो वो सब आर्टिस्ट अपनी इच्छा से जो भी उनको बनाने का मन हुआ उन्होंने बनाया. मेरा कोई डिसीजन मेकिंग पावर कुछ नहीं है. आई थिंक विन्यासा एज अ स्पेस जो कि रिप्रेजेंट करता है फ्लो को, और वो फ्लो अगर किसी को इंस्पायर कर रहा है कुछ बनाने के लिए, तो हु एम आई टू गिव माई डिसीजन वेदर टू मेक इट और नॉट. वाओ. अब आपका विजन क्या है? एक्सपेंड? हाँ, एक्सपेंड करना है, पर इस तरीके से करना है कि हम और आर्टिस्ट्स को स्पेस क्यूरेट करके दे सकें, और आर्टिस्ट को स्पेस दे सकें, स्टेज दे सकें. एक आर्टिस्ट के दिमाग में हमेशा एक टेंशन रहती है कि आगे क्या करेंगे, कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, सेफ्टी. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस सेगमेंट पे भी काम करें और कैसे ना कैसे करके एक और कुछ भी नहीं तो एक काउंसलिंग हम आर्टिस्ट को प्रोवाइड कर सके, जिससे वो अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेजर कर सके या देख सके. काउंसलिंग एज इन, अगर हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इतने सारे पोर्टल्स हैं, हम एमबीए करना चाहते हैं तो खुद से कॉल आता है, हाँ जी एमबीए करना चाहिए. तो मतलब आप ऐसा कुछ आर्टिस्ट को भी मतलब मिले कि अगर हाँ इसमें आप करियर बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो दिस इज. हाँ, मतलब मोर और लाइक दैट. मतलब नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू आर्ट पैरामीटर्स ना बहुत वाइड है. तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई थिंक by bringing them closer to themselves and asked correct questions, they can figure out a lot of things themselves. And then Vinyasa being a space, we just be an anchor जहाँ पे वो accountability के लिए आ सके, अपनी लाइफ के अंदर अपनी रिदम को बना करके रख सके, और जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है वो हम इन आर्टिस्ट के पास डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. प्लस इतने आर्टिस्ट आ जाते हैं तो अपने आप ही नेटवर्किंग होती है. नेटवर्किंग से अपने आप काम चलता है. वाओ, करेक्ट. वाओ. कम्युनिटी इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको?
जैसा कि मैंने बताया, मुझे वो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी जिसके अंदर मैं सुबह उठता था, तैयार होता था, ऑटो पकड़ करके डांस स्टूडियो जाता था, प्रैक्टिस करता था, फिर से ऑटो पकड़ के घर आता था, खाने का जुगाड़ करता था, या तो कोई फ्रेंड बना के खिला देता था, नहीं तो किसी रेस्टोरेंट में जाके खा लेते थे। तो हाँ, इन सब के साथ मेरे को लगता नहीं था कि मेरी आर्टिस्टी ग्रो हो रही थी। हाँ, मैं एज अ ह्यूमन शायद फिर भी डेवलप हो रहा था, ग्रो हो रहा था, जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है देखा जाए तो। पर एज एन आर्टिस्ट मैं उतना, मेरे को आज भी लगता है कि जब 10 आर्टिस्ट मिलके रहते हैं तो कोलैबोरेशन के थ्रू जो लर्निंग और ग्रोथ होती है वो कई गुना ज़्यादा होती है अकेले आर्टिस्ट रहने से। क्या हमारी ऑडियंस को आप अपने स्पेस का स्ट्रक्चर बता सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली। तो जब आप विन्यासा में एंटर करते हो तो एंटर करते ही आपको आपके राइट साइड में दिखते हैं 6 बहुत ही सुंदर से मड हाउसेस, जो कि हमने खुद अपने हाथों से बनाया है। खुद? हाँ जी, खुद। मैंने एक एक दीवार खुद अपने हाथों से बनाई है। उसमें मेरा बहुत खून पसीना मेहनत लगा है। और मेरे साथ मेरे जो पड़ोसी गांव वाले हैं, जो मेरा एक एक्सटेंडेड फैमिली जिसको मैं बोलता हूँ, उन लोगों ने मदद करी आकर के, और उन सब के साथ में मिलके हम लोगों ने वो सुंदर सी कॉटेजेस, मड हाउसेस तैयार किए। और उसको और ब्यूटीफाई करने के लिए और संजोने के लिए बहुत सारे अलग अलग कलाकार आए, जैसे सृष्टि आई जिसने बोला कि मैं इंटीरियर्स डिज़ाइन करूँगी, जिज्ञासा आई जिसने बोला कि मैं इनमें पेंट वॉल को आर्ट वर्क से भरूँगी, फिर रमन कौर जी आए जिन्होंने बोला मैं लिपन आर्ट करूँगी, और ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर आर्टिस्ट आए जिन्होंने बोला कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे। तो वो मड हाउसेस अंदर और बाहर से दिन ब दिन और खूबसूरत होते गए। फिर जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड के अंदर देखने को मिलेगा एक बहुत ही खूबसूरत सा रिसेप्शन, और रिसेप्शन को भी हमने बहुत ही फ्लो में डिज़ाइन किया है। जिन्होंने तो बेसिकली विन्यासा में 2 ही स्ट्रक्चर है जो आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किए, वो एक है रिसेप्शन हमारा और एक है एम्फी थिएटर। तो रिसेप्शन और एम्फी थिएटर जब आप दोनों देखते हो तो वो दोनों डिज़ाइन किया गौरव लांबा ने। तो वो भी पूरा इस तरीके से डिज़ाइंड है कि किस तरीके से एयर उसमें इनफ्लो हो रही है। आप गर्मी के अंदर भी जाके उसमें बैठोगे तो आपको हमेशा ठंडी ठंडी हवा ही मिलेगी। 40 डिग्री 45 डिग्री के टेम्परेचर में भी आप बिना पंखे के उस छोटे से रिसेप्शन के अंदर बैठ सकते हो और आपको हमेशा ठंडी हवा ही मिलेगी। तो ये अपने आप में बहुत खूबसूरती है। आई थिंक मड कंस्ट्रक्शन की भी अपने आप में बहुत खूबसूरती है। फिर उसके जस्ट बगल के अंदर एक बहुत ही सुंदर सा हमारा एम्फी थिएटर है। एम्फी थिएटर बेसिकली ओपन एयर थिएटर, जहाँ पे हम लोग जितनी भी परफॉर्मेंसेस होती हैं, शोज़ होते हैं, छोटे से इवेंट्स होते हैं, वो सब वहीं पे क्यूरेटेड होते हैं, वहीं पे हम लोग परफॉर्म करते हैं और ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फिर आप जब उससे और थोड़ा सा आगे आते हो तो लेफ़्ट साइड के अंदर ही रिसेप्शन के जस्ट बगल में एक छोटी सी हट है, मड की बनी हुई है वो भी, और वो मल्टीपर्पज़ रूम है जिसके अंदर बुक्स आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर कलर करने के लिए अलग अलग तरीके के कलर्स मिल जाएंगे, कैनवसेस मिल जाएंगे, पेपर्स मिल जाएंगे। यू जस्ट सिट देयर, कीप पेंटिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू पेंट, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, यू जस्ट कीप पेंटिंग, keep reading, sleep, whatever. Like that room is multi-purpose room, like I said. It's very beautiful. It's one of my favorite spaces in Vinyasa. और फिर जिसमें हम बैठे हैं शाला, जो कि मेरे दिल के सबसे करीब है। बीइंग अ डांसर मेरे लिए इस स्पेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पेस कोई सा भी नहीं रहा है पूरे विन्यासा में। और इसको भी मैंने बहुत ही सोच समझ के, इसका जो फ्लोर है, खुद खड़े रह के और खुद अपनी दिमाग से, अपने एक्सपीरियंसेस से बनाया है, जिसमें पूरा फ्लोर वुड का बना है। जो उसका बेस है वो वुडन पैलेट्स का बना है। फिर पैलेट्स के ऊपर हम लोगों ने वुडन प्लाईवुड लगाया है। प्लाईवुड के ऊपर हम लोगों ने फोम की शीट लगाई है फॉर कुशनिंग, एंड देन फोम के ऊपर हम लोगों ने विनाइल शीट लगाई है, जिससे डांसर बहुत आराम से डांस कर सके। योगा प्रैक्टिशनर बहुत आराम से योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप इस पर जंप करते हो तो आपके नीज पे या बैक पे कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं आता, तो आप और लंबे टाइम तक प्रैक्टिस कर सकते हो बिना अपने आप को इंजर करें। और जब उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो तो लेफ़्ट साइड में आपको देखने को मिलता है हमारा छोटा सा फार्म, जहाँ पे हम हमारी खुद की सब्जियां उगाते हैं, जो कि 100% ऑर्गेनिक है।
थोड़े से रूल्स एंड थोड़े से आइडियाज़ हम पर्माकल्चर के यूज़ करते हैं, जिसमें सॉइल बिल्डिंग और सॉइल का कार्बन कंटेंट बढ़ाना किस तरीके से एक प्लांट या एक वेजिटेबल दूसरे वेजिटेबल को सपोर्ट कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, ग्रोथ में हेल्प कर रही है, उन सब चीज़ों पे काम करना, सॉइल को और रिच बनाना, उन सब चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स दैट वी ईट हियर वो हम लोग खुद ही उगा रहे हैं. और फिर उसके बाद एक गार्डन एरिया आ जाता है छोटा सा, जहाँ पे कोको खेलता है हमारा. और फिर एक घर है जो मेरे फादर ने बनाया था 12 ईयर्स पहले, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा रेनोवेट करा और रिपर्पस करके उसको हम लोगों ने एक डॉर्मेटरी एरिया बनाया, जहाँ पे कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट स्टेज. 26 लोग 26 आर्टिस्ट वहाँ पे एक बार में रह सकते हैं. बेड्स की साइज़ भी मैंने इस तरीके से डिज़ाइन करी कि जैसे मैं एक डांसर हूँ और मेरे को फैल के सोने का मन होता है, तो मेरे पास इनफ स्पेस है. 4 फीट का एक बेड है, जहाँ की आप किसी और जगह पे जाओगे तो आपको 3 फीट का एक बेड मिलेगा. मैट्रेसेस भी इस तरीके से सेलेक्टेड है कि वो अगर आप लंबे टाइम तक रहते हो या उन पे सोते हो तो आपके बैक को कभी भी इंजरी नहीं होगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपके बैक में पेन नहीं होगा, एटलीस्ट मैट्रेस की वजह से नहीं होगा. और अगर किसी और चीज़ की वजह से है तो वो सपोर्ट करेगा उसको हील करने के लिए. बहुत थोड़े से टाइम में बहुत सारी चीज़ें बता दी, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है जो कि हो रही है विन्यासा में, जो जानने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा. आप क्रिएटिव ब्लॉकेज से कैसे डील करते हैं? पहले तो ऑडियंस को बताएं क्रिएटिव ब्लॉकेज क्या होती है. I think, according to me, creative blockage is when you feel you are not able to think of a new idea, you are not able to create something unique, you are not able to deliver what, in most of the cases, what your client or the audience has asked for. And that's a curse for an artist. That is a nightmare. Yeah. I think creative blockage for me happens when we overjudge ourselves. How? So, see, art is an expression. Okay. Creativity comes from an expression. Okay. And an expression can be anything. Okay. Right? So, what you call a creative blockage is basically also an expression of art that is coming at that moment, which you are judging by saying this is not good enough. Okay. Or I'm not able to think in the right direction. But that is what the body is trying to say at that moment. So if I give you example of me as a dancer, then if I'm not able to create a choreography properly, that could possibly happening because I'm not really listening to my body enough, because I'm trying to force my body to do something which my body is not really wanting to do. And there are many aspects to it, so I am only talking from my perspective. Usually what I do when I when I go through a creative blockage like this, I take a pause, I stop, I do not work on it, I do not think about it. I take a step back, maybe go do something that I really enjoy, that something that lifts up my mood, makes me feel better, and then after that, when I feel all right, when I have something in my mind, and I think most of the time for me, choreography or anything creative comes with an intuition. So, and that can literally happen at 3 a.m. in the night, like how we were talking about earlier in the podcast, in the conversation. That, you know, I mean, I would come up with an idea, or I would come up with an intuition that this is what I want to create, and maybe this is how it will work. And then I just do it at that time, even if it is at 3 a.m. I'll go practice, I'll create, and yeah, that's it. But I think taking a break, taking a pause, doing something that you really enjoy doing, easing up your mind, really helps in your creative blockage. Okay. Not forcing yourself to create then and there. Okay. 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 So I heard this statement somewhere that
that if you are passionate about something and if you are converting that passion into profession, then that passion will no longer be a passion. Is that true? मतलब अगर हम उसी चीज को अपना प्रोफेशन बना लेंगे, वही 24 घंटे वही काम कर रहे हैं, हाँ, तो हम उससे अग जाएंगे. आई थिंक आप कोई भी काम को पैशनेटली करोगे तो आप ग्रो ही करोगे. अगर मैं मेरी भी बात करूँ, डेफिनेटली मेरा पैशन वाज मोर अबाउट डांसिंग एंड आई डिड वर्क इन द फील्ड ऑफ डांस फॉर गुड फ्यू ईयर्स. एंड आई डू बिलीव कि प्रोफेशन चाहे एंटरप्रेन्योरशिप का हो या डांस का हो, आर्ट में कोई और इंडस्ट्री में हो या फिर इंजीनियरिंग हो या जॉब हो, whatever your profession is, you will always go through ups and downs. But when you are going through downs, thinking about why you started really brings you back on the track. So even if I talk about dancing and I feel like, you know, giving up certain times, or I had felt like giving up certain times, I do question myself, dude, why did I start dancing? Did I start dancing because money was the only thing that I wanted to get out of it? And then I would make a list of reasons why would I dance, and that would bring me back. But I do believe that the passion stays if it was actually a passion. If it was not, then it goes away, and which is also okay. If tomorrow you do feel out of passion about something and you do not feel connected to it the same way you used to, it's fine. We grow, right? We are humans. Cool. Oh, well, that's a quite unique perspective, I must say. ये रील के ज़माने में डू यू थिंक दैट कि जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी रूट्स को भूलते जा रहे हैं? बड़ा ही डिबेटेबल क्वेश्चन है ये. देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम रील्स ना एक बहुत ही पावरफुल टूल है. क्योंकि आज के, अगर मैं 15 साल पहले जाऊं तो हमारे पास अपने आर्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत कम ज़रिए थे. यूट्यूब एक लॉन्च हुआ था, बट स्टेज वाज द ओनली वे वी कुड रीच टू आवर ऑडियंस. तो अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से देखूं तो रील और यूट्यूब और शॉर्ट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रियली हेल्पिंग आर्टिस्ट टू रीच वाइडर ऑडियंस, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है इसको देखने का. बट आई वुड डेफिनेटली से कि सिर्फ उसी को अपना आर्ट एक्सप्रेशन बनाने का ज़रिया बनाना इज़ नॉट द राइट अप्रोच. जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम सीइंग डांसर्स आर डांसिंग बिकॉज दे वांट टू पुट इट ऑन Instagram, get likes, get comments, get more followers, get famous. In certain way, I do not that is, I do not agree to what you're doing there. But नहीं यार, I do feel कि it's a very good platform, very powerful. If it is used wisely, then it has immense amount of opportunity that can come to you, and it is coming to a lot of dancers and a lot of artists that I know. They are doing so good in their life just because there is one new medium, one very important medium where they are able to showcase their work. But then there are so many dancers who used to be my students, and I know that they have quit their training, and the only kind of training they are doing is following the trend on Instagram and Reels, and then that's it. That's what they're doing. That is something that I do not kind of promote. I believe keep doing your training and then use Instagram as a tool. Especially in India, where people consider dance as a culture. ये रिलीजन है, ये एक मतलब भगवान की तरह इसको देखते हैं, एक जैसे कथक हो गया. तो ऐसे में
कहीं ना कहीं तो रूट्स हमारी हो रही हैं, कहीं ना रूट खराब हो रही हैं. नहीं यार, वापस से ना, मतलब बहुत जस्ट लाइक आई सेड अर्लियर, इट्स अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन कि अगर हम लोग हमारी रूट्स की भी बात करें तो मूवमेंट जो है, इट केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ जॉय, राइट? सोशलाइजिंग, जॉय, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, सैडनेस, हर हमारे लाइफ के हर इमोशन के साथ डांस बहुत ही ज़्यादा रूटेड है. तो अगर इंस्टाग्राम का ज़रिया कोई इंसान या कोई आर्टिस्ट यूज़ कर रहा है उसको प्रमोट करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट और बहुत सारे डांसर्स को जानता हूँ जो सोशल मीडिया के वजह से आज उस आर्ट को रिवाइव करके रखा है. तो अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आज सोशल मीडिया नहीं होता तो हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में और कम जानते लोग, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं कि हमारे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता. बट एटलीस्ट देयर आर सम creators, some dancers who are keep posting about their work in Bharatnatyam, their work in Kathak, their work in Kuchipudi, all these art forms, and that is reaching people. And आप देखो आज के टाइम पे our Indian classical dance forms are global, they are not Indian anymore. I know so many dancers from New York where I was studying who knew about Indian classical dance forms, and they were really interested to learn, and most of them were also learning. तो आई थिंक कहीं ना कहीं रील्स जैसे प्लेटफॉर्म ने ग्लोबलाइज तो किया है. और वापस से बोलता हूँ यार, आर्ट इज़ एन एक्सप्रेशन. अगर भरतनाट्यम उस टाइम पे बना था तो वो एक स्टोरी को एक्सप्रेस करने के लिए बना था. आज भी वो स्टोरी को एक्सप्रेस करने के लिए ये स्टोरी बदल गई है. Where do you see this place in the next 5 years? I think this place being here only is what I see. But then I do see the place is always full of artists, always full of creation, always full of learning, unlearning, sharing, growing. That's how I see it. Like, yeah, बस बहुत सारे कलाकारों से भरा रहेगा ये. बहुत सारे इनोवेशन, क्रिएशन हो रहे होंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट मिलके बहुत सारी चीज़ें नई नई बना रहे होंगे. वैसा ही देख रहा हूँ मैं इसे. Let's have a rapid fire round. One artist you want to host? Alexander Aikman. If there was no audience in the world, would you still dance? I would always dance, no matter if I have audience or not. Okay. What are you afraid to lose as an artist? Wow, ability to move. Okay. One thing every artist should stop doing. Judging themselves. Start doing. Believing in themselves. Cool. Would you prefer to be a talented artist or an artist with followers? Wow, I would love to be an artist with skills. Talent or followers, I don't really care. अरे रे, मैं थर्ड ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, skills. I don't know about talent. One overrated dance trend. I don't know. I don't follow trends. मैं अपने खुद के ट्रेंड्स बनाता हूँ. Damn, मैं बनाता ही नहीं हूँ. One thing about the Indian art ecosystem that annoys you. Competition. Competition. Wow. जबकि एक्चुअली जो आर्ट है उसके अंदर कोलैबोरेशन ही है. Art can never be created alone. It can only be created with collaboration. Opportunities can also be only created by collaboration, not competition. Wow. Okay, so we are done with the rapid fire round. काफी अच्छा था. Thank you. I hope they will enjoy it. एक last question. हाँ. If you could say something to your younger self before starting this project, what would you say? Choose the person you're trusting wisely. I made a choice choosing the person who I started constructing Vinyasa with, and that was
the biggest mistake I made in my life. So yeah, I would. An advice you wish to give a younger dancer who is lost and उसमें अभी confidence नहीं है. I think believing in yourself and believing in the training and keep training is consistency is the key. Thank you, Sankalp. Thank you for making a space where art can breathe freely. Thank you for being here. Thank you for being at the Saki Show. Thank you. Thank you So much.